तो अब सबसे पहले तो देखें, टुडे आई विल टेल यू अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ। अब एक बात याद रखिएगा, जो प्लांट्स और एनिमल की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, जब ग्रोथ की बात करते हैं स्पेशली, जब प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। जब आप एक प्लांट की ग्रोथ की बात करोगे तो उसका मतलब होगा प्लांट का इंक्रीज इन साइज। एनिमल की ग्रोथ की बात करोगे तो एनिमल की ग्रोथ का भी मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन साइज। लेकिन जब बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का तादाद में बड़ा होना, बढ़ना, तादाद में ज्यादा होना। ये एक बैक्टीरिया से दो बन गए, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। इस तरह बैक्टीरिया जब अपने नंबर्स में बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, अब इधर देखें, बैक्टीरिया की ग्रोथ पर कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी किस एनवायरमेंटल फैक्टर के कम ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो वो होते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम या ज्यादा हो सकती है। सुटेबल टेम्परेचर होगा तो ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, उसका फूड। बैक्टीरिया को फूड अच्छा मिलेगा तो भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर फूड जो है वो बेहतर ना हो, फूड की कमी आ जाए, तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बेहतर नहीं होगी। पीएच, नॉर्मल पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन, आपको पता है पीएच किसको हम कह रहे हैं, पीएच कह रहे हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन को। तो पीएच भी अगर जो है वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ पर असर डालती है। आयोनिक कंसंट्रेशन, डिफरेंट आइंस होते हैं, वो भी ज्यादा या कम होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो जिनकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम या ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अगर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की यहाँ पर बात करें कि फोर डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी बैक्टीरियल की ग्रोथ के फोर फेसेस होते हैं, जिनमें लैग फेस है, लॉग फेस है, स्टेशनरी फेस है और डेथ और डिक्लाइन फेस है। अब इन फेसेस का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, यहाँ पर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक पेट्री डिश है मेरे पास, ये पूरी एक डिश है। अब इसमें मैं बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना चाह रहा हूँ, इसमें मैं बैक्टीरिया की क्या करवा रहा हूँ, ग्रोथ कराना चाह रहा हूँ या बैक्टीरिया का कल्चर कराना चाह रहा हूँ। कोई सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या इस तरह कोई बैक्टीरिया का मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर कल्चर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं मीडियम रखूंगा, मीडियम यानी जिस पर बैक्टीरिया को जो है वो चीज, जो चीज बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया को चाहिए, पहले तो मुझे क्या प्रोवाइड करना है, पहले तो मुझे प्रोवाइड करना है इसको मीडियम। मीडियम के तौर पे क्या रखूंगा, यहाँ पर फूड रख दूंगा उसका, जो भी फूड बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, सबसे पहले रखा जाएगा यहाँ पर फूड। अब वो फूड क्या हो सकता है, जस्ट अ मिनट। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने इधर क्या किया, यहाँ रख दिया मैंने फूड, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फूड चाहिए था वो फूड यहाँ पर रख दिया। अब एक बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पर इसकी ग्रोथ करा रहा हूँ, अभी एक बैक्टीरिया मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहा, अभी ये बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए तैयार कर रहा है। इसकी ये जो पहली फेज है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, इस फेज को हम कहते हैं लैग फेज। बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन, मतलब इस फेज में बैक्टीरिया डिवाइड हो नहीं रहा होता, अपने आप को डिवाइड होने के लिए क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाती है लॉग फेज। बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, उसके बाद बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है, मतलब बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। एक एक से दो बन गए, दो से कितने बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। मल्टीप्लाई रैपिडली, बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे लॉगिन हो जाता है ना, जैसे लॉगिन आप नेट पर जब लॉगिन हो जाते हो तो आप सर्च इंजन मूव करना शुरू कर देता है, यानी अब इसकी डिवीजन शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद एक फेज ऐसी आती है जिस फेज में क्या होता है कि वो फेज कहती है स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज जो है वो क्या होती है, उस फेज में ये होता है, मिसाल के तौर पे 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में अगर 10 बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होंगे, अगर उनमें से 10 बैक्टीरिया डिवाइड होके प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो उसमें से 10 मर भी रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर जो फेस होगी बिल्कुल मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक इक्वल फेस आ जाएगी, जितने बन रहे हैं उतनी क्या हो रही है, डेथ भी हो रही है। यानी 10 अगर ये नए बने, ये चार नए बने, यहाँ पर अगर ये चार बैक्टीरिया नए बने तो पुराने चार की क्या हो जाएगी, पुराने चार की डेथ हो जाएगी। यानी जितने बन रहे होंगे उतने खत्म भी हो रहे होंगे।
इस फेज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डेथ रेट, यानी जितनी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतनी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। उसके बाद लास्ट वाली जो फेज होती है जिसको हम कहते हैं डेथ और डिक्लाइन फेज। अब डेथ और डिक्लाइन फेज नाम से ही पता है। अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो अब क्या होगा, इनको फूड नहीं मिलेगा। अब इनका फूड तो कम हो गया ना, यहाँ पर जितना फूड रखा हुआ था फूड की कमी आ गई, इतने सारे बैक्टीरिया को फूड कहाँ से मिलेगा। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस फेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो डेथ होगी, डेथ रेट जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, बन बहुत कम रहे होंगे और मर बहुत ज्यादा रहे होंगे। तो ये लास्ट वाली फेज होगी जिसको हम कहेंगे डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ शो की गई है, ये कौन से वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में बताया गया है, ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। अगर ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होंगे तो इनके पास डेथ और डिक्लाइन फेज आने में टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया तो फूड अपना खुद ही बना लेंगे सनलाइट से, उनको तो जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी का इतना सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे उनको हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो कम हो गई तो उनके पास भी क्या हो जाएगी, ये डेथ फेज हो जाएगी। So it was all about the bacterial growth. What I told you in bacterial growth, the bacterial growth means increase in the number of bacteria. Bacterial growth depend on which environmental factor? Bacterial growth depend on temperature, nutrient, pH, ionic concentration. And after that, there are four distinct phases of bacterial growth. These are lag phase. Lag phase is a phase when bacteria prepare itself for division. It is not dividing, but it is going to prepare itself for division. After that, second phase is log phase. In log phase, bacteria multiply rapidly. And in stationary phase, bacterial multiplication is equal to bacterial death. When two are producing, two are दो इसमें से खत्म हो जाएंगे तो दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी मतलब नंबर जो है वो इक्वली रहते हैं। आफ्टर डेट व्हेन मोर बैक्टीरिया डिक्लाइन देन मल्टीप्लिकेशन, देन दिस फेज इज कॉल्ड डिक्लाइन और डेथ फेज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिक्लाइन और डेथ फेज कहते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि अगर मैं आपको इसकी जो है वो बैक्टीरिया की इसके फोर फेजेस को इसमें ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं, क्योंकि आपसे पेपर में जो है वो एमसीक्यूज में कोई भी ऐसा ग्राफ बनाकर दिया जा सकता है और उस ग्राफ में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बैक्टीरिया के ये ग्राफ जो है वो ग्राफ का कौन सा पार्ट जो है वो कौन से फेज को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ बैक्टीरिया के ग्रोथ का, तो इधर देखें मिसाल के तौर पे ये तो है ग्राफ में, आपको पता है कि हम दो लाइंस खींचते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर टाइम है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर है नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब आप देखें, जब आप एक बैक्टीरिया को पेट्री डिश में रखते हो, जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट, जब उसकी ग्रोथ शुरू नहीं होती है, तो वो जो स्टार्ट वाला फेज है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेग फेज। ये कौन सा वाला फेज हो गया, ये लेग फेज है। अभी बैक्टीरिया ने डिवाइड होना शुरू नहीं किया। फिर तेजी से बैक्टीरिया के जब डिवाइड होना शुरू होगा तो बैक्टीरिया के नंबर तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। ये देखें बैक्टीरिया के नंबर ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गए, तो ये कौन सी वाली फेज हो गई, ये दूसरी वाली फेज हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे लॉग फेज। और लॉग फेज के बाद फिर कौन सी फेज आ जाती है, इसके बाद जो फेज आती है वो होती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेशनरी फेज को यहाँ दोबारा बना देता हूँ। स्टेशनरी फेज को ऐसे शो किया जा सकता है कि ये तो चली बढ़ा, ये तो ये लेग फेज हो गई, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, यानी जितने खत्म हो रहे हैं जितने बन रहे हैं उतने खत्म भी हो रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली कौन सी फेज हो गई, स्टेशनरी फेज। और उसके बाद बैक्टीरिया के नंबर जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, और इस फेज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिक्लाइन फेज। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ का ऐसे कर्व बन जाएगा, इसको आपकी बुक में जो है वो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ग्रोथ कर्व का मतलब यही है कि सबसे पहले बैक्टीरिया यहाँ पर अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये कौन सी वाली फेज हो गई, ये हो गई लेग फेज। फिर क्या होगा, फिर डिवाइड एकदम तेजी से डिवाइड होगा, यानी नंबर बढ़ रहे हैं, अभी तेजी से डिवाइड हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी वाली फेज हो गई, ये हो गई लॉग फेज। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये इक्वल नंबर में होंगे, जितने बनेंगे उतने खत्म होंगे, तो ये स्टेशनरी फेज। और उसके बाद कम होना शुरू हुआ तो ये डिक्लाइन फेज। यानी कभी पेपर में कोई ऐसी चीज आ जाए, इसको ए नंबर दे दें
इसको बी दे दें, इसको सी दे दें और इसको डी दे दें, और आपसे पूछा जाए कि ये डी जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ की कौन सी फेज को शो कर रहा है, तो इस तरह से आपको कर्व में पता होना चाहिए कि डी जो शो कर रहा है वो कौन सी वाली फेज को शो कर रहा है, वो डिक्लाइन फेज को शो कर रहा है। और अगर सी पूछें तो सी आप कह दें कि ये स्टेशनरी फेज को शो कर रहा है। ये क्लियर हो गया? आगे चलें। सर जी जी पूछें। सर स्टेशनरी फेज में फिर इनकी ग्रोथ तो नहीं होगी? जी जी क्या पूछ रहे हैं, एक दफा फिर पूछिए। स्टेशनरी फेज में इनकी ग्रोथ तो नहीं होगी फिर? स्टेशनरी फेज में, हाँ स्टेशनरी फेज में ग्रोथ कम होगी, मतलब इक्वल हो जाएगी ना। मैंने आपको कहा 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में क्या होगा, ना कम होगी ना ज्यादा। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है, इक्वल, मतलब 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में क्या होगा, 10 बैक्टीरिया बन रहे होंगे, तो पीछे वाले पुराने वाले 10 मर भी रहे होंगे, तो नंबर तो 100 ही रहा ना। यानी 100 बैक्टीरिया में 100 बैक्टीरिया जो है बढ़े, तो पीछे वाले 100 क्या हो गए, वो खत्म भी हो गए। सॉरी, पीछे वाले अगर 100 बैक्टीरिया में 10 बैक्टीरिया इंक्रीज हुए, तो पुराने वाले 10 खत्म भी हो गए, तो नंबर तो 100 ही रहा ना। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, इक्वल होता है, ग्रोथ का रेट इक्वल होता है। लॉग फेज में ग्रोथ का रेट बहुत ज्यादा होता है, और डिक्लाइन फेज में ग्रोथ जो है वो कम होती है। मतलब अगर 10 बन रहे होंगे तो 25 जो या 50-60 जो है वो खत्म हो रहे होंगे, तो वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे चलें। जैसे चलें, अब हमने दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है, दूसरी मेरे पास जो स्लाइड है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हमने देखनी है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की ज्यादातर 2 टाइप्स होती हैं, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया ज्यादातर एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं फिशन के जरिए, बाइनरी फिजन के जरिए जो है ये फिजन में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। और नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एसेक्सुअल बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है वो किसके जरिए करता है, फिशन के जरिए करता है, फिजन के जरिए करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये फिजन जो है वो क्या होता है। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना या तकसीम होना। तो देखें फिजन में क्या होता है। सबसे पहले तो फिजन के हवाले से जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। यानी बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो किसके जरिए करता है, बाइनरी फिजन के जरिए करता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिजन दो तरह की होती है, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। हमें पता है जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए तो ये बाइनरी फिजन होती है, और एक सेल से जब बहुत सारे सेल बनेंगे तो वो क्या होगी, वो मल्टीपल फिजन होगी। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फिजन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है बाइनरी फिजन। और ये बाइनरी फिजन कब होती है, अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये कब होती है, फेवरेबल कंडीशन में, यानी जब बैक्टीरिया को टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा होता है, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा होता है, पीएच भी उसकी मुताबिक होती है, तो उस वक्त क्या होती है, उस वक्त ये फिजन वाला प्रोसेस होता है। फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दुनिया में जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, आपने पढ़े हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। तो उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तमाम टाइप्स में सबसे जो फास्टेस्ट होता है, यानी सबसे जो तेजी के साथ होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन सी होती है, वो फिशन होती है। यानी 20 to 30 मिनट में पूरी फिशन जो है वो क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। यानी इस एक बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया में डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, 20 to 30 मिनट्स में ये इसकी पूरी की पूरी डिवीजन या इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिशन में, बाइनरी फिजन में होता क्या है, बाइनरी फिजन में होता है ईच बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। यानी एक बैक्टीरिया का जो सेल है इसको हम मदर सेल कहेंगे, एक बैक्टीरिया का सेल जिसको हम मदर सेल कह रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएगा कितने में, टू डॉटर सेल में। ये देखें टू क्या है, ये टू डॉटर सेल है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो फिजन होती है वो होती किस तरह से है। सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। अब इस बैक्टीरिया के सेल को फिजन जो है वो के जरिए, यानी बाइनरी फिजन के जरिए डिवाइड होना है टू में। अब ये इसके चारों तरफ क्या है, ये इसके चारों तरफ सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे जो है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होता है कि इसका ये मीजोजोम है। सेल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं।
और आपने पढ़ा हुआ था कि मीजोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करती है। मीजोजोम सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करती है? तो जब इसकी फिजन होती है तो उसमें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए, इसका जो डीएनए होता है वो किसके साथ जाकर अटैच हो जाता है? वो डीएनए जाकर अटैच हो जाता है मीजोजोम के साथ। आप यहाँ पर देखें, यहाँ जो ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है, यहाँ पर ये जो इसका ये डीएनए ये किसके साथ अटैच हो गया है? ये डीएनए अटैच हो गया है इसका, या जेनेटिक मटेरियल, या इसको हम इसका क्रोमोसोम भी कहेंगे, ये किसके साथ अटैच हो गया? मीजोजोम के साथ। मीजोजोम में कुछ एंजाइम होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, वो क्या करती हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को दो में डिवाइड कर देंगी। जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो गया टू में। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये हो गया जेनेटिक मटेरियल और एक ये दूसरा जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्रोमोसोम या इसका डीएनए कह लें, वो किसके साथ जाकर अटैच हो जाता है? वो अटैच हो जाता है मीजोजोम के साथ। और मीजोजोम के साथ अटैच होने के बाद वो कितने में डिवाइड हो जाता है? जब मीजोजोम के साथ ये अटैच होता है तो मीजोजोम के साथ अटैच होने के बाद ये दो रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेट होके इसके जेनेटिक मटेरियल की टू कॉपीज बन जाती हैं। एक कॉपी ये हो गई और दूसरी कॉपी जो है ये हो गई, और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है, यानी अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करना शुरू करती है। सेल मेम्ब्रेन यूं अंदर की तरफ मूव करना शुरू करती है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी अंदर की तरफ मूव करना शुरू करती है। ऐसे मूव करते करते सेल को कितने में डिवाइड कर देती है? ये दो में जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। आप यहाँ पर देख लें ये जो स्टेप बनाए हुए हैं, सबसे पहले देखें फिजन में क्या हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ये क्रोमोसोम पहले मीजोसोम के साथ अटैच हुआ, मीजोसोम के साथ अटैच होने के बाद ये दो जेनेटिक मटेरियल में यानी दो डीएनए दो डॉटर फॉर्म में जो है वो क्या हो गया, टू कॉपीज बन गई इस जेनेटिक मटेरियल की। फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन पहले अंदर की तरफ पिंच होगी यानी अंदर की तरफ खींचेगी, और फिर सेल वॉल भी अंदर की तरफ खींचेगी और इसको कितने सेल में डिवाइड कर देगी? इसको टू सेल में डिवाइड कर देगी। तो ये जो है वो सिंपली जो है वो फिशन इसको हम कह रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने वाले जो पॉइंट हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है, यानी चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअली, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस किसके जरिए करते हैं, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के जरिए जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी याद रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का। और ये दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि फेवरेबल कंडीशन में होती है, जब टेम्परेचर, पीएच और फूड इसको बेहतर मिल रहा होगा तब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा फिजन के जरिए। अच्छा, अगर फूड या कंडीशन बेहतर नहीं होती, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो फिर बैक्टीरिया क्या बनाता है? फिर बैक्टीरिया एक दूसरी चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, और फिर बैक्टीरिया के अंदर होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन तो कब हो रही है? जब फेवरेबल कंडीशन है। और ये जब अनफेवरेबल कंडीशन है, जब इसको फूड नहीं मिल रहा होता, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बेहतर नहीं होती, तो बैक्टीरिया क्या बनाता है? तो बैक्टीरिया बनाता है एंडोस्पोर। अब इधर देख लेते हैं कि एंडोस्पोर बनता किस तरह से। सेल के अंदर बनता है तो इस वजह से इसको एंडोस्पोर कह रहे हैं। अब आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बैक्टीरियल सेल ड्रा कर रहा हूँ, और ये बैक्टीरियल सेल के बाहर क्या है? ये सेल वॉल है। ये तो हो गई सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद में इसके अंदर जो है इसका प्रोटोप्लाज्म ड्रा कर देता हूँ। इसको प्रोटोप्लाज्म को कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ प्रोटोप्लाज्म को। इसका न्यूक्लियाइड और साइटो न्यूक्लियाइड जो होता है, इसका न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस को जेनेटिक मटेरियल वाले रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर इसके क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है रेड कलर का। तो अब क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? ऑल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट श्रिंक इनटू अ स्मॉल एरिया। कहता है जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगी तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि जितना भी जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर एक इसी सेल से रिलेटेड जो है ना, यहाँ पर एक दूसरा सेल अगर, चले मैं इसी को इरेज करके बताता हूँ। अब क्या होगा कि जब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगी तो उस दौरान क्या होगा, इसका जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था जिसको मैंने रेड से शो किया था, अब जो रेड से मैंने प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट शो किया था वो क्या हो गया? वो श्रिंक हो गया इनटू स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में देखें ये क्या हो गया? ये श्रिंक हो गया। पहले पूरे सेल में फैला हुआ था, अब ये क्या हो गया? एक छोटे से एरिया में जो है वो श्रिंक हो गया। और उसके बाद क्या होता है? श्रिंक होने के बाद फिर क्या होता है? इसके बाहर इसको इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए
इसके बाहर जो है वो एक क्या आ जाती है, एक सिस्ट आ जाता है, यानी एक वॉल आ जाती है इसके चारों तरफ, एक सिस्ट या इसकी एक चारों तरफ से एक वॉल से जो है वो प्रोटेक्टिव वॉल से ये कवर हो जाता है। क्योंकि ये एंडोस्पोर कहाँ बना है, इनसाइड द पेरेंटल वॉल, यानी ये सेल वॉल जो है इसको क्या कह रहे हैं, ये तो पेरेंटल वॉल है और इस पेरेंटल वॉल के अंदर बना है एंडोस्पोर, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एंडोस्पोर कह रहे हैं। अभी बन गया एंडोस्पोर। व्हेन पेरेंटल वॉल रप्चर ड्यू टू डीके, एंडोस्पोर इज सेट फ्री। अब क्या होगा, पेरेंटल वॉल किसको कह रहे हैं, इस सेल वॉल को कह रहे हैं, ये जो बाहर सेल वॉल है ये इसको कह रहे हैं पेरेंटल वॉल। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खराब होने की वजह से डीके यानी खुद आहिस्ता आहिस्ता ये खराब हो जाएगी और खराब होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये पेरेंटल वॉल रप्चर हो जाएगी, यानी पेरेंटल वॉल यहाँ से रप्चर हो गई, ये खत्म हो गई। जब पेरेंटल वॉल रप्चर हो गई तो अब क्या हो गया, अब ये जो है वो अब ये एंडोस्पोर जो है वो सेट फ्री, अभी आजाद हो गया। पहले ये अंदर था सेल के, अब ये सेल से क्या हो गया, ये आजाद हो गया। आजाद होने के बाद क्या होता है, अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, पानी की कमी होगी और इसको सही तरीके से जो है वो टेम्परेचर सही नहीं है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ये एंडोस्पोर फॉर्म में ही रहेगा, ये एंडोस्पोर इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलेगा और कंडीशन बेहतर होगी, तो इसके ऊपर वाली जो वॉल है, जो सिस्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। इसका सिस्ट इसके ऊपर से क्या हो गया, इरेज हो गया। सिस्ट इसके ऊपर से देखें ये खत्म हो गया, और जब सिस्ट खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है जो अपने आप को एंडोस्पोर इसने बना लिया था, फिर क्या होगा, ये अपने आप को दोबारा अपनी पुरानी वाली हालत में लेकर आ जाएगा। जैसे ये अपने आप को पहले श्रिंक किया हुआ था, अब इसका प्रोटोप्लाज्म दोबारा क्या हो जाएगा, अब इसका प्रोटोप्लाज्म दोबारा अपनी पुरानी वाली हालत में आ जाएगा। अब देखिए पुरानी वाली हालत में ही आ गया, और फिर इसके चारों तरफ क्या आ जाएगी, एक नई जो है वो सेल वॉल पहले खत्म हो गई थी, अब इसके चारों तरफ क्या आ जाएगी, इसके चारों तरफ एक सेल वॉल आ जाएगी, ये एक सेल वॉल भी इसके चारों तरफ आ गई और वही बैक्टीरिया दोबारा ये बन गया। अब अगर आप बात करें तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हम उस चीज को कहते हैं जहां पर एक सेल से जो है वो, या एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो हम उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। मिसाल के तौर पे देखो, ये एक बैक्टीरिया जब दो में डिवाइड हुआ था तो हमने इसको रिप्रोडक्शन कहा। तो अब आप देखो कोई नया बैक्टीरिया तो इसमें नहीं बना है, वही एक बैक्टीरिया था, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, उसने अपने आप को चेंज कर लिया एंडोस्पोर में। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो दोबारा उससे बैक्टीरिया बन गया। तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं है, ये क्या है, इट इज द मेथड ऑफ सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। यानी बैक्टीरिया का मेथड ऑफ सर्वाइवल है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो वो कैसे अपने आप को बचाएगा। और जब रिटर्न होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर इनलार्ज, यानी जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो दोबारा ये एंडोस्पोर इनलार्ज हो जाएगा, और इनलार्ज होकर दोबारा एक मैच्योर बैक्टीरिया बना लेगा, और उस बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक सेल वॉल भी डेवलप कर लेगा। तो ये दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इट इज द मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की सर्वाइवल का एक मेथड है। हो गया एंडोस्पोर क्लियर। अब एंडोस्पोर के हवाले से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देख लें। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि एंडोस्पोर जो है वो क्या है, बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, इट इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एंडोस्पोर दोबारा मेच्योर बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया एंडोस। जी जी सर, ये जो न्यूक्लियोलाइड होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में, सर ये भी प्रोटोप्लाज्म में कंसीडर होगा या? नहीं, इसको ना, इसको इन दोनों, हाँ, इसको प्रोटोप्लाज्म ही तो कहेंगे। जो यूकेरोटिक सेल होता है ना, यूकेरोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और बैक्टीरिया के सेल में प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, न्यूक्लियाइड, और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियाइड और साइटोप्लाज्म। कभी कभी ऐसे। जी जी पूछें। तो टर्म में ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल डिवीजन क्या होती है सर? किसमें, किसके हवाले से बात कर रहे हो? ये बाइनरी फिशन जैसे आपने पढ़ा है ना, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन सर। ये आप उस लिहाज से तो बात नहीं कर रहे हो डिवीजन की डिफरेंट, अब मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें डिवीजन की डिफरेंट स्टाइल होते हैं। कुछ डिवीजन जो है वो राइट एंगल होती हैं, कुछ जो है वो क्या कहने, कुछ परपेंडिकुलर होती हैं, उस तरह से कुछ डिवीजन बात की गई होगी। लेकिन जब इस तरह की इतनी डिटेल में चीजें नहीं दी हुई हैं तो बस आप अपनी बुक तक ही कंसर्न रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। नॉर्मली ये तो क्योंकि स्टाइल डिफरेंट होते हैं डिविजन्स के, वो फिर पूरा एक अलग ही टॉपिक होता है। चलें अब आगे चलते हैं। जी जी पूछें।
सर जब ये श्रिंक होता है प्रोटोप्लाज्म तो सर सेल मेम्ब्रेन भी इसी के साथ श्रिंक हो हाँ, जाती सेल है। मेम्ब्रेन के साथ ही हो जाती है, इसके साथ ही हो और जाएगी। सर और सर जैसे ये ग्रोथ हो रही है तो सर हम्म। ग्रोथ में भी तो 1 से 2 ही बन रहे हैं और रिप्रोडक्शन में भी 1 से 2 ही बन रहे हैं, तो सर फिर इसमें नहीं, मतलब क्या ग्रोथ फर्क है? ग्रोथ 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 मतलब आप कह रहे हो, हाँ बेसिकली आपको पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन ही है। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं ना, बैक्टीरिया ग्रो ही रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। जब उनकी रिप्रोडक्शन होती है तो उनके नंबर बढ़ते हैं, और वो नंबर जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ग्रोथ को भी आप रिप्रोडक्शन ही कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जब वो नंबर में बढ़ रहे होंगे सिर्फ उस टाइम रिप्रोडक्शन है। लेकिन बाज़ दफा नंबर इस ग्रोथ के अंदर नंबर में बढ़ भी सकते हैं और नंबर में कम भी हो सकते हैं। सर जी जी। सर ये फिर अगर हम हाइपोटोनिक कंडीशन में रखे तो सर वो बस्ट होगा नहीं? नहीं, हाइपोटोनिक कंडीशन देखे ना, इसके अंदर इसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखोगे, बर्स्ट कैसे होगा? उसके बाहर तो एक वॉल होती है ना, कवरिंग होती है, कवरिंग उसको बर्स्ट होने नहीं देती। मेन चीज कवरिंग होती है ना, तो उसको सेल वॉल की तरह ही काम करती है, ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक दूसरा जो है वो मेथड है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया असल में हर माहौल में सरवाइव करता है और अपने अंदर नई नई चीज, अपने माहौल में कुछ में सरवाइव करने के लिए नई नई चीजें डेवलप करता रहता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। अब इसने खास किस्म का, इस बैक्टीरिया ने खास किस्म का जेनेटिक मटेरियल डेवलप कर लिया है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करता है, यानी इसके ऊपर एंटीबायोटिक को असर करने नहीं देता। ये एक जेनेटिक मटेरियल इसने अपने अंदर डेवलप किया है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इस बैक्टीरिया के पास ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब क्या करता है कि या एक चीज, कोई ऐसी चीज, ये कोई एक खास किस्म का जो जीन है, मिसाल के तौर पे हाई टेम्परेचर पर रेजिस्ट करने वाला एक जीन इसने डेवलप कर लिया है, एक इसने। अब क्या होगा, ये अपना जीन इसको ट्रांसफर कर दे और ये अपना जीन इसको ट्रांसफर कर दे अगर इस तरह से, तो इनका जो रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अपने जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स बनते हैं, फिर गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही की तरह इन्होंने अपना थोड़ा सा एक चेंज लेकर आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चेंज आ जाता है, तो इनमें भी जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 तरीके से होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल 3 तरह से ट्रांसफर होता है। पहला तरीका तो है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, देखो इसका जेनेटिक मटेरियल अगर इसमें ट्रांसफर होता है तो इसका ये पिलाए है और ये इसका पिलाए, दोनों अपने सेक्स पिलाए भी, इसको सेक्स पिलाए भी कहते हैं, तो ये दोनों अपने पिलाए जो है वो पिलाए को मिलाकर क्या बना देते हैं? एक ट्यूब बना लेते हैं जिसको कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहेंगे? कंजुगेशन ट्यूब। फिर ये बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करेगा और ये जेनेटिक मटेरियल इस कंजुगेशन के जरिए इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंजुगेशन। व्हाट हैपेंड इन कंजुगेशन? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ कंजुगेटिंग ट्यूब, यानी एक कंजुगेटिंग ट्यूब के जरिए, इसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कह लें या कंजुगेटिंग ट्यूब के जरिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जिसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। देखो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन में नॉर्मली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो किसके जरिए होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा वो होगा थर्ड पार्टी यानी बैक्टीरियोफेज के जरिए। अब आप देखें, ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब इस बैक्टीरिया पर जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस, लाइटिक साइकिल को रिकॉल करें, मैंने आपको लाइटिक साइकिल पढ़ा चुका हूं। तो जब ये वायरस इस बैक्टीरिया पर, बैक्टीरियोफेज वायरस जब इस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? अपना डीएनए जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है। और फिर इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ये बैक्टीरिया, इसका डीएनए उस बैक्टीरिया के पूरे सेल को जो है वो कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इसी जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस के प्रोटीन बनाकर देता है। अब क्या होगा, ज्यादातर बैक्टीरियोफेज वायरस में जो है वो कौन से वाले डीएनए जाएगा? ज्यादातर बैक्टीरियोफेज वायरस में जो डीएनए जाएगा वो डीएनए किसका जाएगा? वो डीएनए जाएगा
वायरस का डीएनए रेप्लिकेट होके वायरस का डीएनए जाएगा। इसमें भी वायरस का डीएनए चला गया, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे भी होंगे जिनमें वायरस का डीएनए नहीं जाएगा, बल्कि उसमें किसका डीएनए चला जाएगा, उसमें बैक्टीरिया का डीएनए का एक पीस चला जाएगा। यानी इस वायरस के अंदर जो है वो वायरस का डीएनए नहीं गया, बैक्टीरिया का डीएनए चला गया। अब ये जब बैक्टीरिया का सेल रप्चर होगा और उसके बाद ये बैक्टीरियोफेज वायरस, जो ऊपर से तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, मगर डीएनए किसका चला गया है, जेनेटिक मटेरियल किसका चला गया, इस बैक्टीरिया का चला गया। तो ये वायरस जब इस बैक्टीरिया से निकलेगा और ये वायरस जब दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो अब क्या करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो अब देखें, इस बैक्टीरियोफेज वायरस ने क्या किया, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे जब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, और वो किसके जरिए ट्रांसफर होगा, वो एक थर्ड पार्टी यानी बैक्टीरियोफेज के जरिए ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। अब अगर, क्योंकि अब ये डीएनए इस बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये वायरस का डीएनए नहीं है, ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है जो इसमें गलती से जो है वो इसमें वायरस के अंदर दाखिल हो गया। और जब इसी वायरस ने दूसरे बैक्टीरिया पर जो है वो अटैक किया, तो इस वायरस का इस बैक्टीरिया का डीएनए इसमें ट्रांसफर कर दिया। और इस किस्म का ट्रांसफर होने को या इस किस्म की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो तरीका है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। नॉर्मली ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था सेकेंड ईयर की बुक में। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, आवाज आप लोगों की तरफ से आ रही है ज्यादा, मैं बंद कर देता हूँ, आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि मैं आराम से। अब इधर देखें, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तब्दील हो जाना। अब आप इधर देखें, ये एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल चढ़ा हुआ है, तो हम इसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कह रहे हैं। किसी भी वजह से ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मर जाता है। सेल मर जाता है लेकिन सेल का डीएनए जिंदा रहता है। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, लेकिन क्या हुआ, इसका डीएनए जो है वो क्या है, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। इन्वायरमेंट में इसका डीएनए क्या है, इन्वायरमेंट में इसका डीएनए मौजूद है। फिर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक दूसरा बैक्टीरिया है जो नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कैप्सूल है ही नहीं, सिर्फ सेल वाले, इसके ऊपर क्या है, कैप्सूल नहीं है। अब और ये इस सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल ये है। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट से, यानी पानी के जरिए बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ही जो ये डीएनए है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, ये डीएनए कौन से बैक्टीरिया का है, ये है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये डीएनए इस बैक्टीरिया के सेल में दाखिल हो जाए इन्वायरमेंट से, ये इसके सेल में दाखिल हो गया। पहले इस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल बनाने के जीन नहीं थे। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए जब इसमें दाखिल हो गया है, तो अब इसके पास कैप्सूल बनाने के जीन आ गए। तो ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसमें तब्दील हो जाएगा, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में तब्दील हो जाएगा। और इस किस्म की जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू एनवायरनमेंट। अब देखें किसी थर्ड पार्टी के जरिए या किसी ट्यूब के जरिए ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट से, यानी बाहर इसकी इन्वायरमेंट में जेनेटिक मटेरियल मौजूद था, जो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर दाखिल हो गया। और दाखिल होने के बाद इसने इसके क्या किया, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया। पहले ये कैप्सुलेटेड नहीं था, अब इसके बाहर कैप्सूल आ गई, तो ये तब्दील हो गया ना, नॉन कैप्सुलेटेड से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। So this type of genetic recombination is called transformation. What I told you about genetic recombination, the reunion of genetic material, or you can say that transfer of genetic material from one cell or from one organism to an other. So it's called genetic recombination. In bacteria, there are three types of genetic recombination. There are three methods of genetic recombination. When genetic material transfer from one bacterium to another bacterium through conjugating tube, this type of genetic recombination is called conjugation. The genetic material is transferred through a conjugating tube.
when genetic material transfer from one bacterium to another bacterium through a third party, means by a bacteriophage. This type of genetic recombination is called transduction. When genetic material is transferred directly from environment into the bacterial cell and it will transform bacterial cell, this is called transformation. जिसमें से क्वेश्चन करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हवाले से, कोई अपने पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उसको क्लियर करें पहले। एमसीक्यूज, एक मिनट, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तो जो है वो इनका इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप्स याद रखनी है, दूसरा कौन सी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में किस मेथड, किस चीज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, आपने ये बात याद रखनी है। जी